वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश वीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर 2022 द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये जो प्रश्न पत्र होता है 2 घंटे का होता है और जिसमें पूर्णांक आपके 50 होते हैं। ठीक है, तो समय न गवाते हुए हम आपके स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो जैसा कि आप जानते हैं पहला प्रश्न कह रहा है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 21वां संविधान। ठीक है, 21वां आपका जो अनुच्छेद था, ठीक है, 21वां ए आपको ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। इसके द्वारा 21A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का, ठीक है, प्रावधान किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है और इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात यह अधिकार उनका कोई भी उनसे नहीं छीन सकता, ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो ये आपको पता है 21A इसका अनुच्छेद है। ठीक है, यह अनुच्छेद 350A के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व, ये आपको ध्यान रखना है शिक्षा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है, ये आपको पूछा जाए तो अलग क्वेश्चन होगा इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा, 21A होगा। ठीक है, और वहीं आपसे अगर पूछा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल, ठीक है, 350 ध्यान रखना है। 350 में भी आपको 350A ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 3 की। तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 3 जो कि आपका बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो आपको ध्यान रखना है बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो किसने पारित किया, आपका UNO ने। ठीक है, जिसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है 1945। ठीक है, इसमें इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वहीं आपको ध्यान रखना है बाल अधिकार का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इसी प्रश्न का आंसर है। वहीं चौथे की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, किसके अंतर्गत रखी जाती है शिक्षा विषय, तो आपको ध्यान रखना है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी जाती है। अर्थात इस पर राज्य भी कानून बनाना चाहे तो बना सकता है और आपका केंद्र अगर कानून बनाना चाहे तो बना सकता है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है, ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सूचियां बताई गई हैं, आपको ध्यान रखना है। एक को हम राज्य सूची कहते हैं, एक को हम, ठीक है, संघ सूची या केंद्र सूची कहते हैं, और दूसरे को आपको ध्यान रखना है समवर्ती सूची कहते हैं, तीसरे को, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि एक इनके अलावा एक सूची जोड़ी गई जो आपको ध्यान रखना है, जिसको हम अपशिष्ट सूची के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, 5 की। तो प्रश्न नंबर अगर 5 की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 5 में आपको ध्यान रखना है बोर्ड घोषणा पत्र। आपसे पूछा जाता है कि जो बोर्ड घोषणा पत्र है ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो बोर्ड घोषणा पत्र आपको ध्यान रखना है किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका अस्तित्व में आया था 1854 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बोर्ड घोषणा पत्र अस्तित्व में कब आया था, तो ये आया था आपका 1854 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके, ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, 1854 में चार्ल्स वुड यानी आपका ये भारत का गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है डलहौजी के द्वारा ये पारित करवाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू करने का सुझाव दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है एक तो भारतीय संविधान में 350, ठीक है, जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है 350 में 350A, और इसके साथ साथ बोर्ड घोषणा पत्र जो था ये प्राथमिक भाषाओं, प्राथमिक जो शिक्षा है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उसे मातृभाषा में रखा जाए, ऐसा प्रस्ताव किसका था, बोर्ड घोषणा पत्र का। उस वक्त का आपको ध्यान रखना है गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1982 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उस अध्यक्ष की जो अध्यक्षता की थी तो उनका सरनाम था कोठारी, तो इसीलिए उस, ठीक है, आपको ध्यान रखना उस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसकी 1982 में स्थापना की जाती है। या बोल सकते हैं पहला शिक्षा
शिक्षा जो आयोग है ये कब अस्तित्व में आता है? तो 1982 में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कोठारी आयोग। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 7 की। तो पेज नंबर 7 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। अध्यापकों के लिए, ठीक है, कौन सी नियंत्रित संस्था है, मतलब उनको कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? आपको ध्यान रखना है MHRD, NCERT या फिर आपकी CTE या फिर आपकी NCTE। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर NCTE। ठीक है, ये NCERT लिखा है, ये गलत लिखा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होना चाहिए? NCTE। या तो इसे सही कर लो या इसे सही कर लो। ठीक है, तो NCTE यानी राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। आपको ध्यान रखना है भारत में अध्यापकों की क्या है? नियामक संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। नियामक बोले तो रेगुलेशन करती है, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है, अधिनियम 1993 के अंतर की गई। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। कब की गई ये भी आपको ध्यान रखना है? 17 अगस्त 1995 को। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? 17 अगस्त 1995 को किसकी स्थापना की जाती है? NCTE की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 8 की। ठीक है, इसके साथ चलिए जान लेते हैं कि जो प्रश्न नंबर 7 है ये और क्या कहता है। तो ये आपने देख लिया 17 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना की जाती है, किसकी? NCTE की, जो कि शिक्षकों का क्या होता है? नियामक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ये आपको ध्यान रखना है किस अधिनियम के तहत आती है? तो 1993 के अधिनियम के तहत आती है, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत ये संस्था अस्तित्व में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर अगर 8 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पारित होता है आपका 1972 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया था। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था आपको नोट कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बेसिक शिक्षा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बेसिक शिक्षा परिषद यानी अधिनियम ये कब पारित होता है? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका पारित था 1972 में। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर अगर 9 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 9 में किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से हुआ। तो कौन सी ऐसी ठीक है आपको ध्यान रखना है योजना थी जिसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया। तो आपको ध्यान रखना है पोषाहार वितरण योजना। ठीक है, पोषाहार वितरण योजना आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 से की गई। वहीं 10वें प्रश्न की अगर बात करें तो मध्याह्न भोजन योजना आपको ध्यान रखना है जिसे हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। तो ये योजना आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोका जा सके और स्कूल आने के लिए उन्हें प्रेरणा मिल सके। इसके साथ साथ स्कूलों में जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ा सकें। ठीक है, यानी नामांकन के द्वारा। तो जब बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक भोजन मिलता है तो नामांकन में वृद्धि होती है। जब बच्चों को विद्यालय में भोजन मिलता है तो वे पूरे समय तक विद्यालय में रुक सकते हैं। जब बच्चों को विद्यालय में भोजन मिलता है तो वो विद्यालय आने के लिए प्रेरणा भी मिलती है, अर्थात वो प्रेरित हो जाते हैं। वहीं बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी शिक्षा को उपलब्ध कराने का एक ठीक है योजना थी। नवोदय विद्यालय भी ठीक है एक संस्था है। और वहीं बात करें हम आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो इन सब का उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके शिक्षा उपलब्ध हो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी। वहीं बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 12 की। तो आपका ध्यान कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो योजना है ये किन क्षेत्रों के लिए बेसिकली बनाई गई थी? तो आपको ध्यान रखना है इसका क्षेत्र ग्रामीण है। ठीक है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना ठीक है बनाई गई थी। वहीं हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 12 की। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय योजना के तहत ग्रामीण बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कितने क्लास तक की शिक्षा प्रदान की जाती है? तो 12वीं क्लास तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। भाई हम बात करेंगे BEP क्या है? तो आपको बताना है बेसिक शिक्षा परियोजना है क्या, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम है,
तो आपको बताना है कि जो BEP है ये क्या है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है BEP का फुल फॉर्म क्या होती है, आपका बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, अर्थात बेसिक शिक्षा परियोजना। इसका संचालन आपको ध्यान रखना है राज्य भर द्वारा किया गया और ये परियोजना 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित की गई। अर्थात पूछे आपसे कोई अगर कि बेसिक शिक्षा जो योजना है, ठीक है, ये अस्तित्व में क्यों आई, बेसिक शिक्षा योजना, तो ये अस्तित्व में क्यों आई, तो आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य था कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं सबको शिक्षा प्रदान कर सकें, इसके लिए बेसिक शिक्षा योजना, ठीक है, नीति बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से प्रश्न नंबर 14 की अगर आंसर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, इसका आयोजन कब किया गया था, तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, तो आपको क्या ध्यान रखना है शिमला शिक्षा, ठीक है, और सम्मेलन 1901, तो इसका आयोजन आपको बताना है, ठीक है, किया गया था, किसके द्वारा किया गया था आपको ध्यान रखना है, तो ये किसके द्वारा किया गया था आपके, ठीक है, कर्जन के द्वारा, यानी कर्जन के द्वारा, ठीक है, ये योजना पारित की गई थी शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, यानी ये जो सम्मेलन है किसके द्वारा किया जाता है, कर्जन के द्वारा किया जाता है। यानी सितंबर में जब कर्जन 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करता है जिसे हम शिक्षा, ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। भाई हम बात करेंगे अब आपके प्रश्न नंबर 15 की। तो बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो जिसमें आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 15 में भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है ये आपका बेंटिक को माना जाता है, ठीक है, तो आधुनिक ठीक है, आपको ध्यान रखना है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता बेंटिक को माना जाता है, अर्थात इसके समय में ढेर सारे सुधार होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मान सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता या आधुनिक शिक्षा थोपने का जो, ठीक है, बोल सकते हैं कार्य है वो बेंटिक के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करेंगे आपका अति लघु प्रश्नों की, तो अति लघु अगर प्रश्नों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 16 बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया, तो संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के बाद आपको ध्यान रखना 2005 में संसद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिल पेश किया गया। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है यह अस्तित्व में कब आता है, 2005 में, जब संसद में एक बिल पारित किया जाता है तब। तो 2006 में पारित होकर कानून बन जाता है इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है इसकी धारा कौन सी है, 3, ठीक है, तो इस 3 के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण इसकी स्थापना, ठीक है, की जाती है, आपको ध्यान रखना है, और की स्थापना की जाती है, और ये क्या है एक संवैधानिक संस्था बन जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके वुड घोषणा पत्र के 2 गुण बताने हैं आपको। तो वुड घोषणा पत्र के 2 गुण क्या है, आपको ने एक पढ़ा था कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो मातृभाषा होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें कहा गया था। तो एक तो ये विशेषता आप कह सकते हैं, फिलहाल हम बात करेंगे प्रश्न के उत्तर के आधार पे। तो घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को सुनिश्चित करके उसकी दिशा निर्धारित की और ईस्ट इंडिया कंपनी को जन शिक्षा प्रसार हेतु जवाबदेही ठहरा दिया, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है तीसरी इस घोषणा पत्र में शिक्षा के सभी व्यापक आयामों का सुव्यवस्थित स्वरूप प्रकट होकर सामने आया। और चौथा आपको ध्यान रखना है योग्य प्रशिक्षित और आपको ध्यान रखना है उत्तम वेतन तथा सुविधाओं से सुसज्जित शिक्षकों हेतु आपको ध्यान रखना साधारण स्कूलों की स्थापना पर बल दिया गया। 5 में आपको ध्यान रखना घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और जन प्रसार शिक्षा, ठीक है, आदि का कार्यक्रम चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करेंगे आपका प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर अगर 18 की बात करें तो कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख आपको विशेषताएं बतानी है या उद्देश्य बताने हैं। तो ये आयोग क्यों बनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। कोठारी आयोग तो आपको ध्यान रखना भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करने के सुझाव देना। तो आपको ध्यान रखना पहला, ठीक है, ये कार्य था। दूसरा आपको ध्यान रखना है उद्देश्य शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियाँ बनाना, ये किसका उद्देश्य था, कोठारी आयोग का। 2-3 बार जब आप बोलेंगे पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस तरह से हम बात करेंगे आपके, ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की। तो बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 19 की। तो आपको ध्यान रखना है यशपाल समिति के कुल कितने खंड थे, यह आपको ध्यान रखना है। तो यशपाल जो समिति है, ठीक है, इसके कुल कितने खंड थे, तो ये आपसे पूछा गया है। तो यशपाल समिति के कुल कितने खंड थे, तो आपको ध्यान रखना है इसके कुल 8 खंड थे। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य बताने हैं आपको। तो जो जैसा कि आपने देखा था बहुविकल्पीय में पोषाहार जो योजना है, ठीक है, आपको इसके 2 उद्देश्य बताने हैं कि पोषाहार योजना अस्तित्व में क्यों आई थी। तो आपको ध्यान रखना है इसके 2 उद्देश्य थे। बच्चों में जाति और समुदाय के भेदभाव को दूर करके सही सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना, पोषाहार वितरण योजना के अंतर्गत। दूसरा आपको ध्यान रखना है शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता कराना, ये आपको ध्यान रखना है इसके उद्देश्य थे। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 21 का आंसर। सर्व शिक्षा अभियान की 2 आपको विशेषता बतानी है कि ये जो अभियान है इससे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की गई और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया। वहीं दूसरा आपको ध्यान रखना है बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वातावरण को अनुकूल और सुलभ बनाया गया था। किसके अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 20 की। तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 20 में हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। हंटर ने कहा था कि मुस्लिम शिक्षा के लिए निम्न सुझाव दिए। पहला दिया था कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, यह आपको ध्यान रखना है। और वहीं अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। और वहीं आपको ध्यान रखना है देशी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके पूर्ववत चलने दिया जाए। वहीं आपको ध्यान रखना है DPE, ठीक है, आपको ध्यान रखना है DPEP, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो DPEP, ठीक है, आपको ध्यान रखना है परियोजना के 2 कार्य बताने हैं आपको। तो बात करें DPEP की, तो इसके 2 कार्य आपको ध्यान रखना है। एक तो, ठीक है, इसके अंतर्गत औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों या वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना इसका उद्देश्य था। दूसरा आपको ध्यान रखना प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों के ठहराव से इसका संबंध था। ठीक है, तो DPEP का तो बच्चों को ठहराया जा सके, और वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सुलभ बनाना इसका उद्देश्य था। वहीं हम बात करेंगे आपका प्रश्न नंबर 24 की। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश 1608 में हुआ था। 1608 में जो आपका, ठीक है, आप कैप्टन विलियम हॉकिंस था, ये भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को, ठीक है, लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर देता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 1608 से, ठीक है, मतलब आते तो ये बोल सकते हैं आपका, ठीक है, 1498 में ही आ जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ये वास्तव में आपकी 1600, ठीक है, 8 में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही इनका जहाज हेक्टर, ठीक है, भारत के बंदरगाह पर एंट्री करता है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 25 की। मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं बतानी है। मिशनरी स्कूलों की विशेषताओं की अगर बात करें तो इनमें सभी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य होता है मिशनरी स्कूल में। और दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है। वहीं तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है, विद्यालय का समय निश्चित रहता था और बालकों को पुस्तक और लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। ये मिशनरी स्कूलों की कुछ विशेषताएं थीं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 26 की। तो आप बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 की। तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता मदरसा, ठीक है, तो कलकत्ता जो मदरसा है इसकी स्थापना किसने की ये आपको बताना है। तो मदरसा अभी हाल ही में बहुत चर्चे में है, तो मदरसे से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में आपको ध्यान रखना जोनाथन डंकन ने की, जिन्हें हम DK, ठीक है, आपको ध्यान रखना है
डी डंकन भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन करने के लिए की थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना इन्होंने क्यों की है, जिससे कि ये मुस्लिम कानून को और उनसे संबंधित जो विषय हैं उनको समझ सके। वहीं आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 27 को। तो धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे। तो ये धार्मिक शिक्षा के विषय में हंटर जो आयोग था वो क्या टिप्पणी कर रहा था। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए। मतलब इन्होंने प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया और बताया कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, किसमें, प्राथमिक शिक्षा में। और वहीं आपको ध्यान रखना है और इसने भारतीय शिक्षा को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा जाए, ठीक है, ऐसा प्रस्ताव रखा था या सुझाव दिया था। हंटर कमीशन के सुझाव के अंतर्गत प्राथमिक पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, अर्थात शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो कम से कम हमें भारतीयों के रूप में देनी चाहिए, या बोल सकते हैं, ठीक है, मातृभाषा में हमें शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, और उसका भारतीयकरण करना चाहिए। भारतीयकरण का मतलब उनके जो साहित्य है उनका सम्मान करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पेज नंबर 28 की। तो आपको ध्यान रखना किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू होता है। तो उच्च वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, मैकाले के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये काला था, यानी सॉरी आपको ध्यान रखना है मैकाले, ठीक है। तो मैकाले जब आप बोलेंगे आपको काला शब्द याद जाएगा, समझ लो छनाई का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का तात्पर्य कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षा दे सकें, ठीक है। ये इनका उद्देश्य था, लेकिन इनका उद्देश्य था कि सिर्फ चमड़ी से हिंदुस्तानी हो और बुद्धि से, दिमाग से क्या हो, अंग्रेज़ों के गुलाम हो। ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करेंगे हम पेज नंबर आपके 29 की। नवीन शिक्षा नीति के दो दोष बताने हैं आपको। तो नवीन शिक्षा नीति के दो दोष हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, ठीक है, शिक्षा का निजीकरण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना नवीन शिक्षा नीति दोष का कारण हो सकता है। मतलब ये क्या करते हैं, व्यवसायीकरण और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसका निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षा में, तो ये इसका एक दोष है। दूसरा आपको ध्यान रखना है तकनीकी बाधाएँ होती हैं इसमें, प्रतिरोध है, पाठ्यक्रम अवधि और भविष्य में सीखने के अवसर प्रभावित होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना नवीन शिक्षा के कुछ दोष हैं। वहीं हम बात करेंगे आपके पेज नंबर 30 की। तो आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख दो सिफारिशें बतानी हैं। आचार्य राममूर्ति समिति की दो प्रमुख सिफारिशें बतानी है। तो आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख सिफारिशें की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना शिक्षा के उद्देश्य, सामान्य स्कूल प्रणाली होनी चाहिए, व्यक्तियों के कार्य हेतु सशक्तिकरण और स्कूली विश्व कार्यस्थल में संबंध स्थापित करना चाहिए, परीक्षा सुधार होना चाहिए, मातृभाषा को स्थान देना चाहिए और स्त्रियों को शिक्षा देना चाहिए। ये आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिशें थी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सामान्य स्कूल प्रणाली क्या है, व्यक्तियों के कार्य हेतु सशक्तिकरण होना चाहिए और स्कूल विश्व कार्यस्थल में संबंध स्थापित करना चाहिए। वहीं आपको ध्यान रखना है परीक्षा सुधार होना चाहिए, मातृभाषा को स्थान देना चाहिए, स्त्रियों की शिक्षा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 31। तो सन 1813 एवं 1833 के आज्ञापत्र क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1813 से 21 वर्ष बाद 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञापत्र जारी किया। अर्थात 1813 से 21 वर्ष बाद यानी लगभग आपका 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इन्हें एक नया आज्ञापत्र जारी करती है। इस आज्ञापत्र में कंपनी का यह उत्तरदायित्व निश्चित किया गया कि वह अपने द्वारा शासित प्रदेशों में शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। आज्ञापत्र की धारा 43 से भारतीयों को लगा कि इस धारा के जुड़ने के फलस्वरूप उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था हो सकेगी। वास्तविकता ऐसी नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इन्होंने शारीरिक गुलाम तो बना लिया, फिर इन्होंने मानसिक गुलाम बनाने के लिए एक आज्ञापत्र जारी किया, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके पेज नंबर 32 की। तो आपको ध्यान रखना है यशपाल समिति के सुझाव और रिपोर्ट को आपको बताना है। तो यशपाल समिति के सुझाव और रिपोर्ट की अगर बात करें तो समिति द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यालय मंत्रालय को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई कि डीम्ड विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRI जैसी परीक्षा विकसित करनी चाहिए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRI जैसी परीक्षा विकसित करने की ज़रूरत है। और आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, तीसरा आपको बात ध्यान रखनी है, तो सब यह भी सिफारिश की गई कि यदि यह नया नियामक राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए। यशपाल समिति बिना बोझ के सीखना, ये भी ये बात करते थे। वर्ष 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्कूली बच्चों के अधिक बोझ के मुद्दे पर, ठीक है, मुद्दे पर जाने के लिए आपको ध्यान रखना है, यशपाल के अध्यक्ष के साथ एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था। इस समिति को कभी कभी यशपाल समिति भी कहा जाता है। तो बोल सकते हैं बोझ को कम करने का, ठीक है, इन्होंने सिफारिश की थी। और वही हम बात करेंगे पेज नंबर आपके 33 की। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसकी आपको बताना है कि इसकी विशेषता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है 21 वर्ष प्रारंभ होता है। तो प्रथम जो शिक्षा नीति आती है 1986, ठीक है, इसके द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपको ध्यान रखना है NPEPOA, ठीक है, इसके अनुसार 1986 में आपको ध्यान रखना है, 1986 में क्या करा गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। वही हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखिएगा क्या क्या ध्यान रखना है। तो इस योजना का दूसरा उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य प्राथमिक सेटिंग्स में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी शिक्षा की सुविधा के लिए आवश्यक संस्थागत उपकरण और शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये इनका उद्देश्य था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य तत्वों की। तो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कुछ विशेषताएं थी। विशेषताएं क्या थी, तो वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं में आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं में आपको ध्यान रखना है, पहला शिक्षा का व्यवसायीकरण, ठीक है, न्यूनतम स्तर पर हो और सामान्य शैक्षिक संरचना हो और शिक्षा के लिए समान शैक्षिक अवसर हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी NPE 1986 आपको ध्यान रखने के तहत नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, या बोल सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, ठीक है, तो के तहत 1987-88 में शुरू की गई थी। और आपको ध्यान रखना है, और पाँचवा इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन को उपलब्ध किया जा सके या उसमें वृद्धि की जा सके। छठा आपको ध्यान रखना है, ये सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति से संबंधित है। जैसे प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक कमरा होना चाहिए, ठीक है, मतलब कम से कम एक कमरा होना चाहिए। वहीं आपको ध्यान रखना है, और कम से कम 2 शिक्षक का होना अनिवार्य है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और प्लस आपको ध्यान रखना है, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए, जिसे हम TLM कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। और अतः ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का एक तरह का परिणाम था, ठीक है। उसे बनने के बाद एक तरह की योजना थी जिसे, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फॉलो करना था। वहीं हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 34 की। तो इसको आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ नंबर 34 की अगर बात करें तो पृष्ठ नंबर 34 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। तो पृष्ठ नंबर 34 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट करना है आपको। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य बालकों का समुचित और सर्वांगीण विकास। बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास करना। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक, ठीक है, मनोशारीरिक प्राणी है। तो आपको ध्यान रखना है, किसके अनुसार ही कहा गया था कि मनुष्य क्या है, एक मनोशारीरिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मनोशारीरिक प्राणी है, ठीक है। तो मनोशारीरिक एक प्राणी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। अतः उन्होंने सर्वप्रथम बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल दिया था। कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक तथा गैर औपचारिक तरीकों से कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इनका उद्देश्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर, ठीक है, 35 की। तो आइए बात करते हैं हम आपके पृष्ठ नंबर 35 की।
तो जिसमें आपको ध्यान रखना है संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपको क्या ध्यान रखना है, संपूर्ण शिक्षा, ठीक है। तो संपूर्ण शिक्षा अभियान, ये भी आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण शिक्षा अभियान। इसमें आपको बताना है कौन कौन से, ठीक है, अभिकरण उत्तरदायी हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें पहला आपको ध्यान रखना है नीति और नियोजन। पहला कौन सा ध्यान रखना है आपको, नीति और नियोजन, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक कार्यकलाप। तीसरा ध्यान रखना है स्वैच्छिक एजेंसियों एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों को सहायता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यानी सहायकता सहित प्रचालनात्मक कार्य। चौथी आपको ध्यान रखनी है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन यानी संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत नेतृत्व प्रशिक्षण होना चाहिए, मीडिया और सामग्री सहित संसाधन विकास होने चाहिए, अनुसंधान एवं विकास होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है निगरानी एवं मूल्यांकन आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये किसका उद्देश्य था, संपूर्ण साक्षरता अभियान का, ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी थे। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर आपके 36 की। तो कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना है आपको, कर्जन, ठीक है। तो कर्जन की शिक्षा नीति का आपको मूल्यांकन करना है। तो इसकी कौन सी शिक्षा नीति थी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी शिक्षा नीति का विश्लेषण और व्याख्या। कर्जन की भारतीय शिक्षा के लिए जो मुख्य देन है वह आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी है। कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार किए और उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और नैतिक शिक्षा के विवाद को भी हल किया था, आपको ध्यान रखना है। यानी आपको ध्यान रखना है इन्होंने नैतिक शिक्षा, ठीक है, आपको ध्यान रखना नैतिक शिक्षा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना जो कृषि महाविद्यालय थे, ठीक है, इनके मध्य जो विवाद था उसको भी इन्होंने, ठीक है, सॉल्व किया था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी किसके सहायता से करा होगा, भारतीयों की सहायता से करा होगा, अपने आप तो ये खुद भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उच्च कोटि के विद्वान प्रशासक थे, आपको ध्यान रखना है कर्जन ने क्या करा, उच्च कोटि के विद्वान, ठीक है, कुशल प्रशासक थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु उसने, आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम 1001 में शिमला में एक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है शिमला में आपका एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। तो ये 1001 ना होके आपको ध्यान रखना है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो 1901, ठीक है, 1901 में क्या करता है, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करता है, ठीक है, जो 15 दिन तक चलता है और इसकी अध्यक्षता आपको ध्यान रखना है खुद करता है। और इसमें यह स्पष्ट होता है कि कर्जन भारतीय शिक्षा में सुधार करने का इच्छुक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 37 की। तो 37 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा प्रश्न नंबर 37 में। तो 37 में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, 37 में अगर बात करें हम आपके 37 की, तो 37 में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय जो बाल श्रम परियोजना है, ठीक है, राष्ट्रीय जो बाल श्रम परियोजना है आपको बताना है कब संचालित हुई, ठीक है, और इसके कुछ लक्ष्य आपको बताने हैं। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में संचालित हुई। तो किस पर संचालित हुई है, 1988 में संचालित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने 12 बाल श्रम स्थानिक जिलों में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत, ठीक है, की। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को 21 राज्यों के 314 जिलों में लागू किया गया है। मतलब कह सकते हैं प्रारंभ में ये मात्र कितने जिलों के लिए लागू की गई थी, 12 जिलों के लिए, ठीक है, जबकि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है, 21 राज्यों में ये संख्या, ठीक है, फैल चुकी है, आपको ध्यान रखना है, प्लस उन राज्यों के 314, ठीक है, जिलों में ये योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके, ठीक है, इस योजना के कुछ लक्ष्य थे। लक्ष्य ये था कि 14 वर्ष से कम आयु के कामकाजी बच्चे इस योजना को कवर करते थे, यानी ये योजना कवर करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, देखिएगा, और आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, और क्या महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है आपको, और ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट, किशोर बाल श्रमिक 18 वर्ष या खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि तीसरा आपको ध्यान रखना है लक्षित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों के परिवार, ठीक है, इसमें कवर किया जा रहे थे। सर्व शिक्षा अभियान, यानी जिसे हम
ABKV नाम से जानते हैं, के माध्यम से 5 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे थे, ठीक है, उनको औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सीधे मुख्य धारा में लाया जाए, ये इनका लक्ष्य था। प्लस आपको ध्यान रखना 5वां लक्ष्य, तो 9 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों का पहले जिला परियोजना समिति द्वारा स्थापित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना विद्यालय के माध्यम में पुनर्वास किया जाता और फिर उन्हें औपचारिक शिक्षा से परिचित कराया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 38 की। तो प्रश्न नंबर 38 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, DPEP, तो DPE और आपको ध्यान रखना P। तो DPEP क्या है, इसका आपको परिचय देना है। तो DPEP आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है इसका। तो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य की योजना 1994 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिगम की उपलब्धि में सुधार करने और सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आपको ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजना में से एक है। इसके माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी, प्रक्रियाओं, सशक्तिकरण, आपको ध्यान रखना है क्षमता निर्माण के साथ जिला विशिष्ट योजना सभी स्तर पर जोर देकर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना DPEP का उद्देश्य था। केंद्र सरकार की यह एक योजना थी, इसमें केंद्र में 85% एवं राज्य में 15% व्यय करती थी। मतलब बोल सकते हैं इसमें मतलब अहम भूमिका तो केंद्र की थी, तो केंद्र 85% और जबकि बचा हुआ जो यानी 15% ये कौन खर्च करती थी, आपकी राज्य सरकार खर्च किया करती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य तत्वों की। तो देखिएगा अन्य तत्वों की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, तो जिससे विश्व बैंक की मदद से 5 पिछड़े हुए राज्यों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश, गुजरात में शुरू किया गया था। बाद में इसे अन्य राज्यों में, ठीक है, इसका विस्तार कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 39 की। अगर ये प्रश्न ना समझ में आया तो दोबारा से पढ़ के बता देते हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके लिए ध्यान रखना परम आवश्यक है, ठीक है। तो बात करते हैं, हाईलाइट का यूज कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, केवल 1 मिनट यानी ठीक। तो हम हाईलाइट का यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कंफर्टेबल हो। तो आपसे बोला है कि DPEP क्या है, तो आपको ध्यान रखना है DPEP की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को यानी जो DPEP है इसको, ठीक है, इसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को दोबारा से जिंदा करना और वहीं आपको ध्यान रखना प्राथमिक जो शिक्षा है उसको सभी लोगों तक पहुँचाना इसका उद्देश्य था, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है यह एक तरह का सरकार की क्या थी, एक प्रमुख पहल थी, ठीक है, जिसमें आपको ध्यान रखना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य जिसे हम DPEP कहते हैं, यह योजना 1994 में शुरू की गई थी, जिसका इसका उद्देश्य था कि अधिगम की उपलब्धि में सुधार करने, ठीक है, और सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करना इसका उद्देश्य था, जिसमें ये समग्र दृष्टिकोण को अपनाते थे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है विश्व की ये सबसे बड़ी शिक्षा परियोजनाओं में से एक थी और इसके माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी प्रक्रियाओं, ठीक है, आपको ध्यान सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण के साथ जिला विशिष्ट योजना सभी स्तर पर जोर देकर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती थी। मतलब ये चाहती है कि सभी की भागीदारी हो, उसमें लोगों का सशक्तिकरण हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता यानी बोल सकते हैं आउटपुट निकले, ठीक है, क्षमता निर्माण हो, इसका विस्तार किया जा सके। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है DPEP में ये केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसमें केंद्र सरकार 85 जबकि राज्य सरकार मात्र 15% खर्च किया करती थी और इसे विश्व बैंक की मदद से 5 राज्यों में चलाया गया था प्रारंभ में। तो आपको ध्यान बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश और गुजरात। बाद में इसको अन्य, ठीक है, राज्यों में बढ़ा दिया गया था, यानी बोल सकते हैं इसका विस्तार कर दिया गया था।
अब बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 39 की। तो प्रश्न नंबर 39 में आपको ध्यान रखना पी मोस्ट क्या है और इसका आपको बताना है ये क्या है। तो पी मोस्ट में आपको ध्यान रखना है स्कूल शिक्षकों के लिए सेवाकालीन, ठीक है, शिक्षा कार्यक्रम है। तो ये क्या है, जो स्कूल शिक्षक रिटायर हो चुके हैं तो पी मोस्ट है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो पी मोस्ट क्या है आपका, ठीक है, जो रिटायर शिक्षक हैं उनके लिए एक कार्यक्रम है। तो आपको कहना है इस शिक्षा की उभरती चिंताओं के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए वर्ष 1986-90 में, तो आपको वर्ष ध्यान रखना है वर्ष 1986-90, ठीक है, में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT के द्वारा शुरू किया गया था पी मोस्ट कार्यक्रम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पी मोस्ट एक तरह का कार्यक्रम है जो रिटायरमेंट, जो सेवाकालीन, जो, ठीक है, बोल सकते हैं अध्यापक है उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है, यानी एक योजना चलाई गई थी तो NCERT के द्वारा। वहीं बात करेंगे हम आपको इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया था। तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री दी गई थी और माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री दी गई थी, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि 1987 में शुरू होता है, 87-88 में आपको ध्यान रखना, आपकी प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके द्वारा यानी 1986, ठीक है, योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा लेने के उपरांत वर्ष 1990 में विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम को ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो उन्होंने देखा कि ये न्यूनतम जो कार्य प्रणाली थी, ठीक है, या बोल सकते हैं न्यूनतम जो सामग्री थी शिक्षकों की, ठीक है, यानी और बोल सकते हैं शिक्षण संस्थाओं में, तो इसको पूरा करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में इसको जोड़ दिया, आपको ध्यान रखना है। और इस निर्णय के अनुसार नई शिक्षण सामग्री की संरचना की बात हुई जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की बात पर बल दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पी मोस्ट कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर, मतलब केंद्र में कौन होना चाहिए, बालक यानी, ठीक है, पढ़ने वाला के आधार पर शैक्षिक गुणवत्ता को प्रोत्साहन पर बल दिया गया, यानी बालकों को ध्यान में रख के उनके अंदर जो शैक्षिक गुण हैं उनको बढ़ाना है आपको। पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय और कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि विद्यालयों पर पेंटिंग करा जाना, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पी मोस्ट कार्यक्रम के तहत रखा गया। विद्यालयों को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन अध्यापकों वहीं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि अध्यापकों के लिए तिजोरी, अलमारी, ठीक है, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएँ। और वहीं जो उनकी प्रशिक्षण सामग्री है यानी जो अध्यापक हैं उनको देखा जाए कि वो वास्तव में उस योग्य हैं या नहीं। वहीं आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर भी बल दिया गया था। भाई हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 40 की। तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 40 में SOPT का पूरा नाम बताना है और इसके 2 उद्देश्य बताने हैं। तो SOPT आपको ध्यान रखना है ठीक है, POT इसका उद्देश्य क्या है। तो SOPOT आपको ध्यान रखना है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म इसकी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी फुल फॉर्म है, SOPT की फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके, ठीक है, इसके उद्देश्य की। तो कार्यक्रम मानव संसाधन विकास, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा 1993-94 में चलाया गया था। और वहीं आपको ध्यान रखना है इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ठीक है, इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन और प्रबंध और ठीक है, आपको ध्यान रखना अनुरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। मतलब विद्यालयों की स्थापना की जाए, ठीक है, उनके क्रियान्वयन किया जाए, वो कैसे संचालित किए जा रहे हैं उनको सोचा जाए, उनमें, ठीक है, संगठन यानी मैनेजमेंट वहाँ पर कैसा है उसको, और उसका निरीक्षण करा जाए कि वास्तव में वो प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो SOPOT योजना के अंतर्गत रखा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करेंगे हम इसके उद्देश्य की। तो NCERT 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना।
अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। वहीं आपको ध्यान रखना कोमल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आपको ध्यान रखना प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना भी इनका उद्देश्य था। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य तत्वों की। तो अन्य तत्वों में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो पेपर आपका यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।